तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं चिन्ह परिपाटी को। तो जैसे हमने पहले दर्पण वाले में समझा था, सेम वैसा ही है। यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे ध्रुव से सभी दूरियाँ को मापा जाता था, यहाँ पे जो प्रकाशीय केंद्र जो हमने पढ़ा था वहाँ से सभी दूरियाँ को नापा जाएगा। और वही सेम कंसेप्ट है कि जो आपतन की दिशा में मापी गई दूरियाँ यहाँ पे धनात्मक होगा और आपतन की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियाँ ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो चिन्ह परिपाटी क्या है तो इसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेंस में जो प्रतिबिंब है ना, वो कभी लेंस के इधर और कभी लेंस के उधर बन जाता है। जैसे कि दर्पण में भी था, कभी इधर कभी उधर बनता है, वास्तविक काल्पनिक वाला जो सीन था। तो यही बात है। तो इन दोनों में अंतर को स्पष्ट करने के लिए जो परिपाटी का यूज करते हैं वो होता है चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसका फोकस एक इधर होता है एक इधर होता है, लेकिन प्रकाश जब यहाँ पे आएगा तो ये मिलेगा किस पर, फोकस पे मिलेगा। तो वो उसका फोकस वो है, और इसके बीच की दूरी को बोलेंगे O और F2 के बीच की दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी। और इसका फोकस दूरी देख रहे हैं कि उधर है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो ये हम लोग को पहले भी पता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और उसके विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपतित किरण की दिशा तो O के उधर है, आपतित उधर है ना, तो उधर दिशा है तो उधर वाला प्लस में होगा। तो इसका फोकस दूरी इधर है, क्योंकि फोकस यहाँ पे मिलता है। तो इसके बीच की दूरी के फोकस दूरी, जिसको हम लोग F2 बोलेंगे। जो फोकस को हम लोग दूरी को F छोटा F से सूचित करते हैं, चूँकि ये 2 वाला है तो F2 होगा। और ये धनात्मक हुआ चूँकि ये उधर है, और इसका देख रहे हैं फोकस ये इधर मिलता है, सबको पता है, पहले बताया था। तो इसके बीच की दूरी का फोकस दूरी, और ये इधर है, आपतित किरण की दिशा तो उधर है ना, लेकिन बनता है इधर है, O से इधर में बनता है इसका फोकस दूरी। तो ये होगा इसका ऋणात्मक होगा। तो ये भी ध्यान में रखना, ये अवतल लेंस है, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक, और इसका उत्तल लेंस है, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो ऊपर लिखा हुआ है कि लेंस में प्रतिबिंब कभी लेंस के आगे कभी पीछे बन जाता है। इसके बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी का उपयोग किया जाता है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब कभी दर्पण के इधर कभी उधर, यानी लेंस है ना, प्रतिबिंब कभी लेंस के इधर तो कभी उधर बन जाता है। इसी के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए जिस परिपाटी का उपयोग करते हैं उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और आपको पता है कि सभी दूरियां को प्रकाशिक केंद्र से मापते, जैसे कि दर्पण में था ध्रुव से मापा जाता, तो वैसे ही ये प्रकाशिक केंद्र वो है, इससे सभी को दूरियां को नापेंगे, चाहे वो फोकस दूरी हो चाहे वक्ता केंद्र हो, ठीक है। उसके बाद प्रकाश के आपतन की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होता है। जैसे कि अभी सबको दर्पण वाले में ये कंसेप्ट क्लियर है। इसके दिशा में मापी गई अर्थात उधर प्लस और इधर माइनस होता है, ठीक है, ये सबको पता है। और एक्चुअल में क्या होगा ना, इधर अगर वस्तु रखे तो इधर प्रकाश जाएगा, ठीक है, प्रकाश की दिशा में। अगर वस्तु हम लोग उधर रखेंगे ना अगर वस्तु हम लोग इधर रखेंगे ना, तो प्रकाश इधर आएगा, तो इधर आएगा तो प्लस इधर हो जाएगा ना, क्योंकि आपतित किरण की दिशा इधर होगा तो प्लस इधर हो जाएगा और माइनस उधर हो जाएगा। तो वैसा भी हो सकता है, लेकिन अपने को पढ़ना ऐसे ही यही पढ़ते हैं, क्योंकि हमने मैथ में ही पढ़ा है कि जो भी है यहाँ पे, अगर संख्या रेखा की बात करें या फिर जो निर्देशांक ज्यामिति में हमने पढ़ा था इस प्रकार से, तो इधर वाला x होता है जो कि प्लस होता है, और इधर वाला x डैश होता है जो माइनस होता है। ऊपर देखें तो y होता है जो कि प्लस होता है, और इधर नीचे देखें तो y डैश होता है जो माइनस होता है। तो ये अपने को पता है, और इसीलिए हम लोग ऐसा ही पढ़ेंगे, ठीक है, इधर से ही लेकर चलेंगे किरण को। तो ये प्लस और ये माइनस होगा, और इसमें अगर देखें तो आपतित किरण की दिशा तो ये है, तो इसका इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा, लेकिन इधर फोकस इधर मिल रहा है तो इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है इधर। मुख अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। ऊपर अगर मुख अक्ष के ऊपर या जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई जब नापना हो तो वो प्लस में होगा, और नीचे अगर होगा तो वो माइनस में होगा। तो ये भी अपने को पता, दर्पण में भी पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा उत्तल लेंस की, यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो धनात्मक होता है, जो कि हमने अभी समझा, उधर बन रहा है तो वो धनात्मक होगा क्योंकि आपतन किरण की दिशा उधर है। और यहाँ पे अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है ना, ये अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये इधर बनता है तो इधर माइनस होता है, तो ये माइनस होगा फोकस दूरी इसका। तो इतना ठीक है। और बाकी अपने को ये पता है कि फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित करते हैं, बीम की दूरी को यू से, प्रतिबिंब की दूरी को भी से, और वस्तु की ऊंचाई h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 से सूचित करेंगे। तो ये चिन्ह परिपाटी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ये भी समझेंगे वीडियो के लास्ट में कि ये अपवर्तन कैसे होता है, ये फोकस पे कैसे मिलता है, इसको भी समझेंगे कि आखिर इसमें लेंस में अपवर्तन कैसे होता है।
वो वीडियो के लास्ट में समझेंगे। अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग प्रतिबिंब निर्माण को देखने वाले हैं आगे के पार्ट में। तो इससे पहले हम लोग प्रतिबिंब के बारे में समझ लेते हैं। वैसे हमने दर्पण में भी प्रतिबिंब को समझा था, तो सेम वैसा ही है, प्रतिबिंब का डेफिनेशन लगभग सेम ही है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें या फिर किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें का मतलब ऐसा नहीं कि वो बल्ब वगैरह होगा, वो कोई वस्तु होगा जिसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वो जैसे कहीं स्रोत से प्रकाश आएगा और उस वस्तु से टकराकर वो फिर लेंस से टकराएगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे वो जो वस्तु है ना प्रकाश स्रोत होगा। तो ये बात ध्यान में रखना। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, या फिर लेंस में अगर पूछा जाए क्वेश्चन, लेंस में प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? लेंस के हालांकि प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब होता है ना, वो दर्पण का हो या फिर लेंस का हो, तो दोनों का प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब का डेफिनेशन वो वैसे भी दे सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए लेंस में प्रतिबिंब जो बनेगा अपवर्तन के कारण बनेगा, और जबकि दर्पण में जो देखा था वो परावर्तन के कारण था। तो आप दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं। अगर प्रतिबिंब का डेफिनेशन पूछे तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, चूँकि वहाँ परिवर्तन होता था दर्पण में और यहाँ पे अपवर्तन होगा, तो परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पे मिलेगा, एक तो होता है कि वास्तव में मिलता है और एक होता है कि काल्पनिक रूप में मिलता है, जिसको मिलता हुआ प्रतीत बोलते हैं। ठीक है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो जब किसी प्रकाश से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। तो वो डिफिनेशन भी दे सकते हैं। लेकिन लेंस के लिए अगर प्रतिबिंब की बात करें तो डिफिनेशन ऐसा होगा कि जब किसी प्रकाश से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, यहाँ पे अपवर्तन होता है चूँकि, तो अपवर्तन के बाद ही प्रतिबिंब बनेगा ना, तो ये डिफिनेशन होगा। और फिर वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन दें तो बाकी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो मिलता है, जो बिंदु मिलेगा वो वास्तविक रूप में मिलेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनेशन देना है तो सिर्फ यहाँ पे वो कर देना है कि यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, बस और कुछ भी नहीं करना है। जैसे यह है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणें या प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो जैसे कि इसमें देखेंगे, इसमें तो दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। हमने पहले बताया था, जो वहाँ पे अवतल दर्पण था यहाँ पे उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा, और इसमें देखेंगे तो सिर्फ काल्पनिक बनेगा। तो यहाँ पे दोनों बनता है। तो ये जो काल्पनिक बनेगा उसमें मिलता हुआ प्रतीत होगा, जो वास्तविक बनेगा उसमें मिलेगा, तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब का डेफिनेशन हो गया। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर होगा प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पहला अगर हम देखें वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, वही किरण आएगा और यहाँ पे वास्तविक रूप में मिलेगा। तो वही देना कि जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, चूँकि लेंस में तो अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यहीं पे सिर्फ बदल देना कि काल्पनिक रूप से मिलती है या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनेशन होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो ये मिलता हुआ तो प्रतीत हो रहा है ना यहाँ पर, और भी हम लोग जो प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे तो उसमें बात करेंगे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या फिर यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलती है। हालांकि काल्पनिक रूप से मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, दोनों तो एक ही बात है ना। तो किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो बस इतना है, एक वास्तविक एक काल्पनिक प्रतिबिंब का अगर डेफिनेशन पूछा है तो ऐसा दे सकते हैं। तो ये हो गया। हालांकि अगर प्रतिबिंब से पूछे तो वो तो लेंस में भी बनता है, दर्पण में भी बनता है। तो दोनों को मिलाकर अगर डेफिनेशन देना हो तो हम ऐसा दे सकते हैं कि अगर वास्तविक में बोलेगा तो बोलेंगे कि जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, एक तो बोलेंगे परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, चूँकि दर्पण में परिवर्तन, इसमें अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब बनता है, तो दोनों को लिख देंगे ना कि परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सेम वैसा ही इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब का अगर डेफिनेशन देना, क्योंकि यहाँ पे तो लेंस वेंस का कुछ जिक्र नहीं किया हुआ रहेगा, अगर तो हम लोग ऐसे ही बोलेंगे ना कि जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, सिर्फ यहाँ पे परिवर्तन या अपवर्तन कर देना, चूँकि दर्पण में परिवर्तन है, इसमें लेंस में अपवर्तन के बाद बनता है। तो किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु
पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन लेंस के लिए अगर देखें तो यही डिफिनेशन होगा, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी अगर दोनों को लेकर चले तो वैसा डिफिनेशन होगा जो हमने अभी बोला। तो ये हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि ये कैसे मुड़ता है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे अपवर्तन होता है लेंस में। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक लेंस बनाते हैं, ये वाला, इसका नाम तो आपको पता है कि ये है उत्तल लेंस और ये मुख्य अक्ष इसका बीच में ओ होता है, ठीक है। अब इधर इसका तो आपको पता है, इधर इसका F1 होगा और इधर इसका F2 होगा और ये वक्रता केंद्र को इधर हम लोग 2F2 बोलेंगे और इसका वक्रता केंद्र को 2F1 बोलेंगे, ये तो पता है। अब देखिए चूँकि हमें पता है प्रकाश की जो किरण आएगा इधर कुछ नहीं वायु है, तो ये वायु है और ये क्या है, तो ये कांच है, ये लेंस है और हमें पता है ये वायु है और ये लेंस है। प्रकाश की चाल इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा। यहाँ पे प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा और इसमें प्रकाश की चाल कम होगा। ये आपका यहाँ पे अगर देखें तो ये विरल माध्यम होगा, है ना, और ये अगर देखें तो ये सघन माध्यम होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की चाल कम होगा, ये आपको पता है। तो हमें पता है कि जब विरल से सघन में जाता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और इसका अगर केंद्र की बात करें तो ये है वक्रता केंद्र, यहाँ पे इसको और छोटा में लिख देते हैं इधर, ये रहा इसका वक्रता केंद्र, ये रहा इसका वक्रता केंद्र और इसको थोड़ा सा और घटा देते हैं, वैसे सिर्फ समझना है। तो देखिए यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें ऐसे आएगा समांतर तो वो क्या होता है ना कि यहाँ पर दो पृष्ठ है तो दोनों पृष्ठ से अपवर्तन होगा। क्योंकि यहाँ पे ये विरल माध्यम है और विरल से ये सघन में जा रहा है, तो यहीं पे जैसे ही टकराएगा ना वो यहाँ पे मुड़ जाएगा अभिलंब की ओर। और अभिलंब कहाँ से डालना है, तो जो केंद्र होता है, आपको पता है कि जो ये गोले का भाग है ना, इस पृष्ठ का गोले, ये जो पृष्ठ है ये गोला, इस गोला को अगर साइड में देखें इस प्रकार से है ना, ये एक गोला है और ये इस साइड वाला आधा को अगर देखें इससे ऐसा, ये गोले, ये भाग है, ये वाला ये भाग है और ये एक गोले का भाग है, ठीक है। इसका बीच में जो केंद्र होता है उसको हमें पता है, वृत्त में जो केंद्र होता है और केंद्र से यहाँ खींचो, चाहे यहाँ खींचो, सभी ऐसा 90 डिग्री पे होगा अगर इसको देखें तो सभी, और समान दूरी में होता है सभी दूरियाँ वहाँ से केंद्र से, तो ये अपने को पता है। तो हम लोग वहीं से लंब अभिलंब खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभिलंब किसके दिशा में खींचेंगे, इसके दिशा में। तो इसके दिशा में अभिलंब खींचने के लिए आपको कुछ ऐसा यहाँ पे मिलाना होगा, मतलब इधर। अब ये देखिए यहाँ से क्या होगा ना, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, इधर अभिलंब की ओर हल्का सा मुड़ जाएगा। अभी प्रकाश की किरण हम लोग यहाँ से लेते हैं, ठीक है। और ऐसे जैसे ही यहाँ से अपवर्तन या पहले पृष्ठ से टकराएगा तो यहाँ से इसका अपवर्तन होगा। चूँकि ये विरल से सघन में जा रहा है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, तो इसके लिए हमें अभिलंब भी बनाना होगा, ठीक है। इसके दिशा में अभिलंब ऐसा बनाएंगे, ठीक है, मतलब वक्रता केंद्र के ही दिशा में ऐसा अभिलंब बनता है। तो इसको अच्छे से अपने को देख लेना, ये अभिलंब है, इस प्रकार से अभिलंब है, ठीक है। तो ये हल्का सा अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक इधर। और जब इस वाले पृष्ठ से ये टकराएगा तो इस पृष्ठ के लिए इसका अभिलंब इसके केंद्र से खींचेंगे, ठीक है, इसके केंद्र से कुछ इस प्रकार से खींचेंगे इसका अभिलंब ऐसा। अपने को सोजा ऊपर है थोड़ा सा ना, इसलिए अभिलंब खींचेंगे। तो ये जब यहाँ पे देख रहे हैं ये तो सघन माध्यम है और अब विरल में आएगा, तो विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब इधर है ना, तो ये इधर भी मुड़ जाएगा। ये देखिए अभिलंब से दूर हटा और यहाँ पे जो इसका ये वाला अभिलंब था ये इसके तरफ ये मुड़ चुका है थोड़ा सा। यहाँ पे देखें तो ये वाला अभिलंब है इसका और इसके अभिलंब की तरफ यहाँ पे मुड़ चुका है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये अभिलंब है इसका, इस केंद्र से खींचा और ये इससे अभिलंब से दूर जा चुका है। तो ये कंसेप्ट जो हमने पहले अपवर्तन में समझा था, तो इस कारण से ये मुड़ जाता है। सेम वैसा ही उसमें भी होगा, सेम प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं, पिछले बार हमने इसको नहीं देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि मोटे लेंस की अपेक्षा फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा
कम होती है, मतलब मोटे लेंस की जो फोकस दूरी है ना वो कम होगा पतले लेंस की अपेक्षा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों वक्रता त्रिज्या की लंबाई आपस में बराबर या भिन्न हो सकती है, तो इसको भी याद रखना है। जैसे कि दो वक्रता केंद्र इसका है तो दो वक्रता त्रिज्या भी होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है कि दोनों जो पृष्ठ है ना, तो दोनों पृष्ठों के लिए इस पृष्ठ का जो है वक्रता त्रिज्या कुछ और हो और इस पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या कुछ और हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन भी हमने पहले लिखाया है ना, तो ये जो हमारा है ना ये गोला, इस गोला ये जो गोला जिस गोले का ये पृष्ठ भाग है ये वाला, उसका जो त्रिज्या है ना वो होता है वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से त्रिज्या डिसाइड करेंगे ना, अगर ये वक्रता केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या हुआ और इस पृष्ठ का यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या हुआ, ठीक है। तो इसको R1 R2 से हम लोग सूचित करते हैं। तो जिधर 1 वाला उधर R1, जिधर 2 वाला उधर R2 इसको लिखेंगे। तो ये होता है वक्रता त्रिज्या, जो बराबर भी हो सकता है अगर दोनों सेम पृष्ठ है तो, या फिर एक बड़ा या एक छोटा गोले का भाग होगा तो वहाँ पे दोनों जो वक्रता त्रिज्या है आपस में बराबर नहीं होंगे, भिन्न होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे और प्रतिबिंब निर्माण के समय जो लेंस लेंगे उसमें वक्रता त्रिज्या है ना वो सेम रहेगा, दोनों साइड बराबर रहेगा, ठीक है। बट होता है भिन्न भी हो सकता है और बराबर भी होता है, लेकिन अपने को यहाँ पे बराबर वाला ही इस्तेमाल करना है, इसी का यूज करेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।